हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। और लेक्चर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, डीम्ड डिविडेंड। और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था ये टॉपिक इस तरह का है कि अपने आप में पूरा का पूरा एक चैप्टर ये कवर करता है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीम्ड डिविडेंड। जहाँ तक ऑर्डिनरी कनोटेशन है, आम भाषा में है, डिविडेंड कोई भी व्यक्ति किस रूप में देखता है, वो देखता है कि कंपनी जब सरप्लस अपना डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे उस सरप्लस में जो हिस्सा प्राप्त होता है उसे कहा जाता है डिविडेंड इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल हेल्ड इन ए कंपनी। तो जो भी किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है हिस्सा, उसे डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन इन ए लीगल सेंस अगर हम कंपनी एक्ट की बात करें तो कंपनी एक्ट में आपने पढ़ा होगा, और अभी तक अगर वो चैप्टर नहीं आया होगा तो पढ़ लेंगे। तो कंपनी एक्ट में डिविडेंड जो है, डिविडेंड के भी रूल्स हैं कुछ, कि अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो किन रूल से होकर गुजरना पड़ता है, क्या प्रोविजंस हैं। तो वो तभी लगते हैं अगर कुछ भी कंपनी कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मनी में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इट मीन्स अगर इन काइंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एज डिविडेंड एज पर द कंपनी एक्ट। लेकिन इनकम टैक्स को वो कंपनी एक्ट की परिभाषा पसंद नहीं है, क्योंकि इनकम इन कैश भी हो सकती है, इनकम इन काइंड भी हो सकती है। इनकम टैक्स तो ये कहता है कि भाई कैश में हो इनकम चाहे इन काइंड हो, हम तो इनकम मानेंगे। हम केवल ऐसा नहीं है कि कैश कैश की इनकम मानेंगे। तो इनकम टैक्स ने अपनी एक डेफिनेशन डिराइव की है, जो कि सेक्शन 222 में दी हुई है। तो अपनी एक डेफिनेशन है इसकी, और विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22, यानी कि आपका पहला साल है, तो डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द एंड ऑफ द शेयर होल्डर। एक मेजर चेंज आया है, कॉन्सेप्चुअली चेंज आया है, तो जरूर जरूर पेपर में पूछा जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। एक बढ़िया चेंज है तो जरूर जरूर पेपर में पूछा जाना चाहिए। और जो सेक्शन 222 है उसमें 5 क्लोजेज हैं जिसमें डिविडेंड डिफाइन है। और वो 5 क्लोजेज कौन कौन सी हैं जल्दी से मुझे बताइए। एक है 222A, एक है 222B। और जब भी अगर सेक्शन लिखना पड़े आपको तो गलत बिल्कुल भी मत लिखिएगा, जैसे सेक्शन 222 स्मॉल a। और जब भी आप पढ़ें, सेक्शन को याद करें तो इसी तरह की लैंग्वेज रखिएगा जो आपकी कॉमन लैंग्वेज रहती है 222A। और आप भूल गए पेपर में, क्योंकि जो चीज़ पढ़ी आपने कंसंट्रेट नहीं करा, तो हो सकता है वहाँ पे कैपिटल ए लिखे आए, तो वो गलत हो जाएगा। जहाँ स्मॉल ए है वहाँ स्मॉल ए ही रहेगा, कैपिटल ए है वहाँ कैपिटल ए ही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 222A, 222B, 222C, 222D एंड 222E, ये 5 क्लोजेज में जो है डीम्ड डिविडेंड को डिफाइन किया गया है। कल की क्लास में हमने 222A स्टडी कर चुके थे, 222B भी हम स्टडी कर चुके थे कल की क्लास में। 222A में क्या है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जब भी बात आएगी शेयर होल्डर तो इसका मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ ही शामिल हैं। तो चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, कुछ भी जिससे एंटेल द रिलीज ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी हो, यानी कि एसेट साइड से कुछ रिलीज हो रहा हो, चाहे वो कैश रिलीज हो रहा हो, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा हो, चाहे आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दैट इज कोल्ड डीम्ड डिविडेंड। टू द एक्सटेंट, क्या कंपनी कितना भी डिस्ट्रीब्यूट करे वो सारा सारा डिविडेंड माना जाएगा? नहीं। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एंड हियर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन्स नॉट कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट एंड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो मैंने कल की क्लास में आपको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट भी बताया था, क्योंकि सारे के सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्या, बल्कि कंफ्यूज तो उसे कहेंगे जब उन्हें लगता है कि हमें पता भी है या नहीं पता है, बल्कि कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते हैं। जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं उन्हें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का नाम सभी बच्चे देते हैं, जबकि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट होते हैं विच हैज बीन कन्वर्टेड, फ्री रिजर्व विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। और वो एक ही तरीके से संभव है बाय इशूइंग बोनस शेयर, क्योंकि बोनस शेयर जब आप फ्री में कंपनी इशू करती है
तो वो अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करती है। जो प्रॉफिट उसके पहले फ्री रिजर्व P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस की शोभा बढ़ा रहे थे, तो अब उस शोभा में कुछ कमी आएगी, उस बैलेंस को कुछ कम किया जाएगा और उतना ही बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बढ़ जाएगा। कल के क्लास में हमने चर्चा की थी तो अच्छी तरह समझ लिया था। तो सेक्शन 222A की अगर बात करें कि इशू ऑफ बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर वेदर इट इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A, आंसर इज नो। जबकि फायदा तो पहुंचाया जा रहा है। आप ये देखिए, हर तरह के फायदे को एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को किसी भी तरह का फायदा पहुंचाए, वो हर तरह के फायदे को इन्होंने कवर कर रखा है और उसे डीम्ड डिविडेंड माना है। लेकिन 222A की भाषा ही इस तरह की है, लैंग्वेज इस तरह की है कि सिर्फ और सिर्फ वही फायदा कवर होगा 222A में जिसमें एसेट रिलीज हो रही हो। तो जब लॉ मेकर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ तो 222B भी बनाया है इन्होंने। 222B में बता दिया कि इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू एनी शेयर होल्डर एंड इशू ऑफ बोनस शेयर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। तो दो चीजें उन्होंने बताई कि अगर डिबेंचर किसी को भी इशू कर दिए जाएं और डिपॉजिट सर्टिफिकेट किसी को भी इशू कर दिए जाएं या आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू किए जाएं तो ये डीम्ड डिविडेंड है। तो जब दोनों क्लोजेस को हम पढ़ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करना ना तो 222A में फॉल करता है और ना ही 222B में फॉल करता है। तो इज इट क्लियर? कंबाइंड रीडिंग जब हम 222A एंड 222B की करने पर आते हैं तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है कि इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इज नाइदर कवर्ड इन सेक्शन 222A एंड नॉर कवर्ड इन सेक्शन 222B। अब बात आती है सेक्शन 222C की, और इसका लिंक जो है वो कैपिटल गेन से भी है। इसका जो लिंक है कैपिटल गेन्स चैप्टर से भी है 222C का। बहुत सावधानी से समझिएगा, क्योंकि मैं पहले भी कई बार आपको टेस्ट कर चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन लिंक के आते हैं, ठीक है ना, तो वहां कंफ्यूजन बच्चे का बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जो स्टाइल है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का वो है कि आप कॉन्सेप्ट को अगर मजबूत रखते हैं तो जब भी लिंक आएगा तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे आप। लेकिन जब आप मगिंग अप करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, जो अभी तक आदत बनी हुई है आपकी, तो लिंक में परेशानी रहेगी आपको। तो मैं तो खैर लिंक करके ही पढ़वाऊंगा, क्योंकि पेपर में यदा कदा क्वेश्चन आ जाते हैं, चांसेस कम होते हैं। अगर CA इंटरमीडिएट की मैं बात करूं तो 20% चांसेस रहते हैं। बहुत से लोग छुड़वा भी देते हैं इस तरह की चीज़ों को, लेकिन इस तरीके से आपका जो फाउंडेशन है, क्योंकि CA जैसा आप कोर्स कर रहे हैं तो खाली आपको एक लक के भरोसे नहीं जाना चाहिए, अपनी पूरी मेहनत करके जाना चाहिए कि हमने हर तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी स्टडी के दौरान कवर किया है। तो 222C के ऊपर आते हैं। ये क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, अंदर क्या है वो तो हम देख लेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हेडिंग से कुछ आप, अब मैंने बता भी दिया बल्कि कैपिटल गेन से लिंक है, तो अब तो आसान हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए कि कुछ याद आ रहा है आपको कि कुछ हमने पढ़ा था कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर, कुछ थोड़ा बहुत आप लिंक कर पा रहे हो? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि लिक्विडेशन के समय कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कुछ आपका विचार बन पा रहा हो कैपिटल गेन चैप्टर से कि सर थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, तो मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि चलिए मेरा पढ़ाना सफल रहा है। जल्दी से बताइएगा, जबकि मैंने बता भी दिया। वैसे तो ये काम आपको खुद पे खुद करना है, जैसे कोई चीज़ आए और उसके लिंकेज कहीं आपने पढ़ा हुआ हो तो एकदम आपके माइंड से क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन अगर अपने माइंड से भी नहीं आ रहा है तो मनीषा जी कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैंने स्पेसिफिक बोला है डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी।
देखिए, याद नहीं आ रहा है आपको, बड़ी गलत बात है, लेकिन क्या करें। देखिए, सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47, मैंने बताया था कि सेक्शन 46 में एक ही ट्रांजेक्शन है, सेक्शन 47 में तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड है ट्रांसफर, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो सेक्शन 46 क्या कहता है, सेक्शन 46 क्या कहता है ये ध्यान समझिएगा। एनी ट्रांसफर ये भी सेक्शन 46(1) है, एक सेक्शन 46(2) भी है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सेक्शन 46 की हेडिंग ही है कि दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ध्यान आया, अब तो ध्यान आ जाना चाहिए। मैंने कई बार, मनीषा कह रही है कि अभी ये आपने पॉइंट पढ़ाया नहीं था। मुझे जो ध्यान आ रहा है, मैंने शुरुआत में जरूर आपको छुड़वाया था, लेकिन लास्ट में जिस दिन रीडिंग लगवाई थी मैंने आपको जल्दी कंप्लीट करने के लिए, जब एक पहले पेज से लेकर लास्ट तक की कोई छूटा तो नहीं हमारा, तो उस दिन मैंने कहा था कि एक मैं झलक बता देता हूँ, अदरवाइज का जो लिंक आएगा वो बाद में आएगा। चलो, और अगर आपको मतलब है अगर ऐसा कि वहाँ पर भी मैंने पढ़वाया नहीं है, छोड़ा अगर होगा तो मैं जानबूझ के छोड़ा होगा, क्योंकि समझ में अभी आएगा। तो अब ध्यान रख लीजिएगा कि सेक्शन 46(1) जो है वो ये कहता है कि एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो यहां तक बताइए कि कोई प्रॉब्लम है क्या। सेक्शन 46(1) ये कह रहा है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी और उस समय अपने शेयर होल्डर को, लिक्विडेशन का मतलब है खत्म हो रही है कंपनी, उसकी बैलेंस शीट वगैरह एसेट लायबिलिटीज की लिस्ट तैयार होगी, पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज को चुकाया जाएगा, और अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो जो हमारे शेयर होल्डर हैं उन्हें एसेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो अगर ऐसी नौबत आती है कि ऐसा नहीं कि हमेशा कंपनी के लिक्विडेशन में ये ट्रीटमेंट होगा, अगर शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब की बात ही कर रहे हैं। तो अगर शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। जबकि ट्रांसफर तो है, पहले कंपनी के नाम वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, अब शेयर होल्डर के नाम में आएगी वो प्रॉपर्टी, तो वैसे तो ट्रांसफर है, तो लेकिन कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे इन द हैंड ऑफ द कंपनी। ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये क्लियर हो रही है बात आपको। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर इन द हैंड ऑफ द कंपनी। लेकिन सेक्शन 222C क्या कह रहा है, लेकिन सेक्शन 222C क्या कह रहा है, 222C ये कह रहा है कि दिस इज डीम्ड डिविडेंड एंड दिस विल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। अगर आप 222C की लैंग्वेज को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के लिक्विडेशन पे अगर शेयर होल्डर को कुछ मिल रहा है और ऊपर हेडिंग चली रही है कि ये सब चीजें क्या मानी जाएंगी, डीम्ड डिविडेंड मानी जाएंगी। कंपनी के ऊपर इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स छोड़ दिया उसी चीज के ऊपर, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में क्या मान लिया इन्होंने, डीम्ड डिविडेंड मान लिया। शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगाएंगे। और जब आप सेक्शन 46(2) पढ़ोगे, सेक्शन 46(2) पढ़ोगे, तो जब लिक्विडेशन के समय कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो ये सिंगल वे ट्रांजेक्शन नहीं है, ये 2 वे ट्रांजेक्शन है। शेयर होल्डर भी क्या कर रहा है, अपने शेयर्स को कंपनी को दे रहा है, अब बदले में उनसे सेल कंसिडरेशन ले रहा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सेक्शन 46(2) ये कहता है कि ऑल्दो दिस इज नॉट ट्रीटेड एट ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी बट इट विल बी ट्रीटेड एट ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड कैपिटल गेन सेल अप्लाई।
यानी कि शेयर होल्डर के लिए दो दो मार पड़ने वाली हैं। एक तो 222C में डीम्ड डिविडेंड मान के उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा अदर सोर्सेज में, और क्योंकि वो एट द सेम टाइम अपने शेयर्स कंपनी को बेच रहा है, तो शेयर एक कैपिटल एसेट है, अब बदले में उसे कंपनी से एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, एसेट मिल रही है, कैश मिल रहा है, तो सेल कंसिडरेशन प्राप्त हो रहा है। तो एट द सेम टाइम सेक्शन 46(2) में शेयर होल्डर विल बी लायबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स। जल्दी से बताइए कि ये पूरा का पूरा जो इन्होंने जाला बुना है इनकम टैक्स वालों ने, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस जगह क्या ट्रीटमेंट है। तो कंपनी को छोड़ दिया इन्होंने, कंपनी के हाथ में ना तो कैपिटल गेन टैक्स है, ना ही कंपनी के हाथ में कोई अदर सोर्सेज की इनकम है लिक्विडेशन के समय, लेकिन शेयर होल्डर को दो दो जगह फंसा लिया। अदर सोर्सेज में आप डीम्ड डिविडेंड भी मानेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, और सेक्शन 46(2) जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आज ये खत्म हो जाएगा, तो जैसे मैंने कहा कि कैपिटल गेन चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म था, तो ऑलमोस्ट यानी कि थोड़ा बहुत आपका रह रहा है, तो एक क्लास उसमें भी लग जाएगी अभी। तो यही सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है हमें समेटने हैं वहां पर। तो जब हम वहां पढ़ेंगे तो एज पर सेक्शन 46(2) इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड विल लायबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स। तो पहले तो आप पूरा जो जाला है वो समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ के जाले से बाहर आने की कोशिश करनी है। उसके बाद तो बड़ा सिंपल हो जाएगा ये जो मैं पढ़ाऊंगा। यहां पे जल्दी से बताइए कि कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी सबसे पहले है। तो अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द एसेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द एसेट वेदर इन कैश और इन काइंड, distribution of all or part of the asset whether in cash or in kind by a company in liquidation to its shareholder shall be regarded as deemed dividend to the extent to which the company possessed the accumulated profit whether such accumulated profit have been capitalized or not। तो ये तो बाकी लैंग्वेज तो 222A 222B वाली है, समझ में आ रही है बात आपके? वैसे तो लैंग्वेज सारी आपकी 222A 222B वाली है। तो कुछ भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लिक्विडेशन के समय, सपोज कीजिए अदर देन लिक्विडेशन के समय अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो 222A लग जाएगा। वहां पे भी रिलीज ऑफ द एसेट को क्या मानते हैं? हम डीम्ड डिविडेंड मानते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली लिक्विडेशन वाला केस आ गया तो आपका सेक्शन बदलेगा 222C। बाकी तो ट्रीटमेंट वही रहेगा कि आपको क्या देखना है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखने हैं, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट है। अब इस सेक्शन को अलग क्यों किया गया, बस ये समझ लीजिएगा। देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कब तक के देखने हैं आपको। लिक्विडेशन को आप क्या समझते हैं? जैसे अगर हम इंडिविजुअल के से कंपैरिजन करें कि एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो लिक्विडेशन को आप क्या समझते हैं कि जैसे कंपनी की डेथ हो जाती है या कुछ और? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। तो पहले मैं यही समझ देखता हूं आपकी कि आप क्या इस वर्ड का मतलब समझते हैं। कंपैरिजन अगर इंडिविजुअल की किया जाए तो जैसे एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या लिक्विडेशन को समाप्त मान लिया जाए? कंपनी के केस में लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी खत्म। जल्दी से बताइए, क्या कंपनी खत्म? लिक्विडेशन इज द प्रोसेस इन विच द कंपनी इज ब्रॉट टू एन एंड। मनीषा भी इसी आंसर की तरफ जा रही हैं, तो वेरी गुड। इसी का मतलब काफी सही है कि एक प्रोसेस की शुरुआत है, प्रोसेस की शुरुआत है। लेकिन मैनी टाइम, बट इसमें एक चीज मुझे ऐड ऑन और करनी है कि अगर आप ये समझते हैं कि हमेशा एंड हो जाएगी तो वो नहीं है। लिक्विडेशन एग्जैक्टली अगर इंडिविजुअल से कंपेयर करें तो इंडिविजुअल जैसे इंसॉल्वेंट आदमी होता है, आदमी दिवालिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही लिक्विडेशन में कंपनी क्या है, जब अपनी लायबिलिटीज को नहीं चुका पाती है, तो कंपनी के केस में जो राइट वर्ड है वो इंसॉल्वेंट नहीं है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। आप आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हो। तो कंपनी के केस में जो राइट वर्ड है उसे कहते हैं लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप,
इज इट क्लियर? तो सर वाइंडिंग अप पर होती है खत्म जब सारी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाती हैं। तो जो कंपनी खत्म होती है वो होता है डिसोल्यूशन का सर्टिफिकेट। जब आप सीए फाइनल में लो पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छी तरह से चीज का डिफरेंस समझ में आएगा आपको। तो उसे कहते हैं वाइंडिंग अप भी नहीं कहते, डिसोल्यूशन कहते हैं। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन जो है वो एक ही प्रोसेस है आपका, लेकिन जो डिसोल्यूशन है, जैसे फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो ऐसे ही जब कंपनी खत्म होती है तो उसे डिसोल्यूशन ऑर्डर कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिक्विडेशन के बाद भी कंपनी अपने काम जारी रख सकती है, मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तो कंपनी के जो काम धंधे हैं वो ऐसा नहीं है कि लिक्विडेशन हो गया तो सारे काम धंधे बंद, वो जारी रह सकते हैं, है ना। जैसे आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना होगा, तो एक समय में नोकिया कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में आ गई थी, ठीक है ना, लेकिन अब दोबारा से सर्वाइव कर गई। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिक्विडेशन के प्रोसेस में आने के बाद या तो खत्म हो जाती हैं बहुत सारी कंपनियां, कुछ कंपनियां दोबारा से सर्वाइवल कर जाती हैं। तो क्योंकि काम धंधे चालू रह सकते हैं तो उस दौरान भी आप प्रॉफिट अर्न हो सकता है कर रहे हो। तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कब तक के देखने हैं? जब हम एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जब तक के देखने हैं, या लिक्विडेशन के ऑर्डर वाले दिन तक देखने हैं। तो यहां पर यह क्लियर कर दिया गया है कि हमें जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखने हैं वो एट द टाइम व्हेन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन इज पार, नॉट एट द टाइम व्हेन एक्चुअल एसेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि आफ्टर द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन जो प्रॉफिट होते हैं आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये तब की बात है जब क्वेश्चन और ज्यादा फंसा हुआ आएगा। देखिए डेप्थ क्वेश्चन की कहीं तक भी जाके इंस्टीट्यूट पूछ सकता है अगर उसने सोच रखा है, और सिंपल क्वेश्चन इसी में क्या हो जाएगा, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे दे, वो आपको अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन और आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन के प्रॉफिट ना बांट के दे, तो आपको कहीं कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसने दोनों चीजें दी और आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस केस में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। तो एक लिख लीजिएगा यहां पर, आप इस चीज को नोट्स में जोड़ लीजिएगा। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 222C, देखता हूं मैंने लिखा हुआ दे रखा है नहीं दे रखा, अगर लिखा हुआ दे रखा होगा तो बच जाएंगे आप, नहीं दे रखा होगा तो फिर लिखवाता हूं मैं। 1 मिनट। तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा 222C के लिए, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 222C, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 222C, for the purpose of section 222C, accumulated profit does not include profit earned by the company after date of liquidation। आफ्टर डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जिस दिन एसेट डिस्ट्रीब्यूट होंगी वहां तक के प्रॉफिट शामिल नहीं किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन की डेट तक के प्रॉफिट ही शामिल किए जाएंगे। जब आप लिख लें सभी बच्चे तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, सो दैट कि मैं आगे बढ़ूं अपनी पढ़ाई में।
तो क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। अब देखिए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका। तो कंपेरिजन तो बड़ा इजी है ही है कि जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लेस। जे परचेज 20% शेयर ऑफ जीजीसी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर ₹20,000। जे ने, एक कंपनी है जीजीसी लिमिटेड, को 20% हिस्सा खरीद लिया 20,000 रुपए में, एंड कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन ऑन 30 जून 2020 एंड जे रिसीव फ्रॉम द लिक्विडेटर कैश प्राप्त हुआ 25,000, मशीन प्राप्त हुई जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 और कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का 20% कितना आएगा जी, कितना आएगा 30,000। यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जे का हिस्सा कितना है, शेयर कैपिटल जितनी उसके पास है 20% है तो 30,000 इज द डीम्ड डिविडेंड। इरेट क्लियर, जल्दी से बता दीजिएगा कि ये क्लियर है कि नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 222D सेक्शन है 222D, डिस्ट्रीब्यूशन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो प्लीज टेल मी व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अकाउंट्स आपने अच्छी तरह से निपटा ली है, तो व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको, फिर मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि आपको मालूम है या नहीं मालूम। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आपने अकाउंट में कितना अभी तक किया है। अमलगमेशन वाला चैप्टर आपके यहाँ है मॉड्यूल 1 में या नहीं है? इसी का कह रही है कैपिटल रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग ए कंपनी शेयर होल्डर इक्विटी। वेरी गुड, इसी का काफी कुछ आपको मालूम है, वेरी गुड। देखिए अगर नहीं भी मालूम आप में से तो मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा जो पर्पज है इनकम टैक्स तक सीमित रहना है। अकाउंट्स का पर्पज पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह उसमें डिस्कस करना है उसका। तो कैपिटल रिडक्शन भी भाई 2 तरीके का होता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। कैपिटल रिडक्शन एक ही तरीके का नहीं होता, 2 तरीके का होता है। मैनी टाइम जब कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाती है, जब कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाती है तो उस समय रिडक्शन होता है। और मैनी टाइम जब कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो उसकी जो बैलेंस शीट है वो दिखती सुंदर नहीं है, तो उसे सुंदरता प्रदान करने के लिए भी कैपिटल रिडक्शन किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं जब केवल दिखती सुंदर, मतलब जब दिखाई सुंदर नहीं देती, लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस एक्यूमुलेट हो रहे हैं और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस इकट्ठा हो गया। P&L अकाउंट का सपोज कीजिए किसी कंपनी में डेबिट बैलेंस इकट्ठा हो गया आपका 5 करोड़, उधर कैपिटल हमें दिख रही है 20 करोड़ लायबिलिटी साइड में। रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं आपके पास, रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं क्योंकि वो तो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो क्या जो कैपिटल 20 करोड़ दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि लिक्विडेशन के समय में 20 करोड़ मिल जाएंगे? क्या जो आपको शेयर कैपिटल का बैलेंस 20 करोड़ दिख रहा है तो क्या वो रियल बैलेंस है? जब हम फ्री रिजर्व की बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो शेयर कैपिटल में जुड़ता है।
और अगर हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल को कम करेगा नहीं करेगा, बताइए आप मुझे। तो क्या होता है कि रिडक्शन शेयर कैपिटल का मतलब है शेयर कैपिटल में कमी। तो शेयर कैपिटल में कमी दो तरीके से आ सकती है कि आप अपनी शेयर कैपिटल से पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को खत्म कर रहे हैं, यानी कि उधर डेबिट बैलेंस भी नहीं रहेगा, इधर शेयर कैपिटल भी 20 करोड़ ना रह के कम हो जाएगी, तो उसे भी रिडक्शन शेयर कैपिटल कहते हैं। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अकाउंट में आप सीख लेंगे, लेकिन मैं फिलहाल जो अंतर बता रहा हूं, तो अगर ये वाला है मेनली आप अकाउंट में यही सीखोगे जो मैं बता रहा हूं। तो फॉर दिस पर्पज दिस इज नॉट द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बिकॉज इन दिस केस शेयर होल्डर इज गेटिंग नथिंग। शेयर होल्डर को मिल क्या रहा है, हम यहां कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिडक्शन शेयर कैपिटल, यानी कि रिडक्शन शेयर कैपिटल में जब शेयर होल्डर को कुछ मिले तभी तो हम कुछ बात करेंगे, डीम्ड इवेंट मानेंगे। लेकिन जो मेरा एग्जाम्पल है, जो नॉर्मली अकाउंटेंसी में आप पढ़ोगे, तो शेयर होल्डर गेटिंग नथिंग, शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मतलब दैट केस इज नॉट कवर्ड अंडर एक्शन 222D। कभी आप नाम से पहुंच जाएं बिना दिमाग लगाए हुए, वो चीज बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमने अकाउंट में रिडक्शन शेयर कैपिटल पढ़ा था, तो वही चीज यहां पे आप सोचिए थोड़ा सा कि रिडक्शन शेयर कैपिटल नाम तो जरूर लिखा हुआ है यहां पर, लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है कुछ। और उस वाले केस में जो आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं या पढ़ लोगे आप, जब आप पढ़ोगे तो लिंक कर लीजिएगा कि उसमें शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिल रहा। जब शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिल रहा तो वो चीज यहां कवर नहीं हो सकती है, वो चीज यहां पर कवर नहीं हो सकती, सीधे नाम पर नहीं आना आपको। एक केस होता है ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी का। ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में दो कंपनियां हैं, एक अपने शेयर होल्डर को 10% रिटर्न दे रही है, एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को 20% रिटर्न दे रही है। अब जो 20% दे रही है उसकी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे करके ऊपर होती जाएगी, जो 10% दे रही है वहां पे ट्रस्ट जो है धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। लेकिन जब 10% वाली देख रही है, वो देख रही है क्यों मैं 10% दे रही हूं, मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहे, जबकि जो ए कंपनी है उसमें भी शेयर कैपिटल माना 10 करोड़ रुपए लगी हुई है। कंपनी ए की बात करें और एक कंपनी बी की बात करें, जो ROI है ए कंपनी की 10% है और बी कंपनी की 20% है। जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ए कंपनी में वो 5 CR है, यहां पे भी 5 CR है। तो बावजूद इसके कि दोनों कंपनियों में 5-5 करोड़ रुपए की कैपिटल लगी हुई है, फिर भी ए कंपनी अपने आप को देखती है कि मैं 10% ही ROI के रूप में दे पाती हूं, मेरे पास इतने प्रॉफिट हो ही नहीं पाते हैं। तो अपनी ROI को सुधारने के लिए जब वो एनालाइज करते हैं क्या एफिशिएंसी कंपनी कम है ए कंपनी की, क्या कारण है, सेम बिजनेस में लगे हुए हैं। तो ए कंपनी ने जब अपने आप को एनालाइज किया तो उसने देखा कि हमारे पास बैंक अकाउंट करंट अकाउंट में 2.5 करोड़ तो पड़ा ही रहता है, जबकि बी कंपनी में कोई करंट अकाउंट में बैलेंस नहीं पड़ा रहता है। 1-2 लाख रुपए की बात तो अलग है, लेकिन करंट अकाउंट में आइडियल पैसा नहीं पड़ा रहता है। और आपको पता होगा करंट अकाउंट में तो आप ब्याज भी नहीं कमा पाते, बल्कि करंट अकाउंट में तो बिजनेसमैन के वो चार्जेस लगते हैं अलग अलग तरीके के। तो उसने देखा ये 2.5 करोड़ तो हमारे पास आइडियल पड़ा रहता है, बस कि जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। बी कंपनी के पास कोई आइडियल पैसा नहीं पड़ा रहता। तो इसका मतलब अगर हम ये 2.5 करोड़ अपनी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हमारी कैपिटल बचेगी 2.5 करोड़। समझ में आ रही है? मतलब 5 करोड़ का 10% अगर लगाएं तो सपोज कीजिए 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते थे, तो 50 लाख का आप ये मत समझिए 5 करोड़ रुपए कमाते थे, 2.5 करोड़ पे तो हम कुछ कमा ही नहीं पा रहे। तो ज्यादा अच्छा है 2.5 करोड़ को कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वापस कर दें कैपिटल की, हमें जरूरत ही नहीं है पैसे की, तो बचेगी 2.5 करोड़ फिर कैपिटल, तो हम भी 20% कमाने लगेंगे। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ये भी मैं इनकम टैक्स पे आ ही नहीं रहा, ये तो भी मैं केवल आपको अकाउंटेंसी में जो रिडक्शन कैपिटल है वो कितने प्रकार का होता है केवल लिंक अप करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में ना बैठे आपके। जल्दी से बताइए मुझे, जवाब दीजिए, इज इट क्लियर?
कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, इस पर्पज के लिए, इस पर्पज के लिए जब कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाएगी और अपने शेयर होल्डर को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो बाकी जब आप रिडक्शन कैपिटल समझ गए तो बाकी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रिडक्शन शेयर कैपिटल के समय जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट इज ट्रीटेड एट डीम्ड डिविडेंड। कंपेयर करना अब आपको आता है, तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल to the extent to which company possesses accumulated profit, whether such accumulated profit have been capitalized or not. For this purpose, profit of the company up to the date of resolution permitting the reduction of share capital shall form part of the accumulated profit. यानी जिस दिन रिजोल्यूशन पास होगा उस दिन तक के प्रॉफिट लिए जाएंगे, उसके बाद के नहीं लिए जाएंगे। जैसे 222C में होता था कि लिक्विडेशन की ऑर्डर के बाद के प्रॉफिट नहीं लिए जाते थे, क्योंकि ऑर्डर पास होना, रिजोल्यूशन पास होना अलग है और कंपनी का वास्तव में रिजोल्यूशन होना एक एक साल, दो दो साल, 10 10 साल लग जाते हैं, तो वो चीज अलग है। इलस्ट्रेशन देखिएगा, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट बाय एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल थी 2 लाख रुपए की, जिसमें 50,000 के रिजर्व से बोनस शेयर भी शामिल थे। एसेट थी 3 लाख रुपए की, क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए के, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपए, तो दोनों तरफ का टोटल आ रहा है 4-4 लाख रुपए। इडिट के लिए केस 1, द कंपनी रिड्यूसेस शेयर कैपिटल बाय 1 लाख बाय सेटिंग ऑफ डेबिट बैलेंस और P&L अकाउंट। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, उसे आपने 1 लाख से डेबिट कर दिया। P&L अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट होता है, लेकिन यहां पे डेबिट बैलेंस था तो उसे आपने क्रेडिट कर दिया। तो जो चीज डेबिट थी उसे क्रेडिट कर दी तो सेट ऑफ हो गई, जो चीज क्रेडिट थी उसे डेबिट कर दी तो सेट ऑफ हो गई। यानी जब नई बैलेंस शीट बनाओगे, लेजर अकाउंट बनाओगे, तो 1 लाख रुपए से कैपिटल भी कम हो गई और P&L अकाउंट भी कम हो गया। तो 1 लाख रुपए से कैपिटल कम होने के बाद यहां पर 1 लाख ये बचेगी, क्रेडिटर 2 लाख बचेंगे आपके, ठीक है ना, 1 लाख ये बचेगी, 2 लाख के क्रेडिटर बचेंगे तो 3 लाख। इधर एसेट साइड में P&L अकाउंट बैलेंस खत्म हो जाएगा, एसेट बचेंगे 3 लाख, तो 3-3 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन इट इज नॉट कवर्ड अंडर एक्शन 222D बिकॉज नथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। Case 2, the company reduces share capital of ₹1 lakh by paying cash of 1 lakh of its shareholder। तो दूसरे केस में कि कंपनी अपनी रिड्यूस कर रही है, शेयर होल्डर को कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इट इज कवर्ड अंडर एक्शन 222D। जल्दी से बताइएगा। इन केस 2 देयर इज रिलीज ऑफ एसेट एंड दस देयर विल बी ए केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड, वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड इज लोअर ऑफ, तो एक्यूमुलेटेड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट 2 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट 1 लाख, विच एवर इज लेस। जल्दी से बता दीजिए कि ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई। सेक्शन 222C एंड सेक्शन 222D में भी क्या लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू द शेयर होल्डर। अ शेयर होल्डर हियर मीनिंग, जल्दी से बताइएगा, जब भी शेयर होल्डर लिखा जाएगा इक्विटी और प्रेफरेंस बोथ। लेकिन इन्होंने सेक्शन 222 की सीरीज में ही 222E के बाद कुछ प्रोवाइडो इंसर्ट किए। प्रोवाइडो का मतलब होता है एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन। उसमें यह बताया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज C एंड D प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल नॉट बी इंक्लूडेड। ये मैं डेप्थ इसलिए करा रहा हूं कि एमसीक्यू में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है थियोरेटिकल। यानी कि 222C और D में शुरुआत में तो नहीं लिख दिया शेयर होल्डर, चाहते तो वहां पे भी इक्विटी शेयर होल्डर लिख सकते थे, लेकिन अननेसेसरी ये कंफ्यूज करने के लिए कि एक ही बार में बात समझ में ना आए लोगों को, तो जानबूझ के टेक्निकल बनाया जाता है लॉ मेकर्स के द्वारा लॉ को, कि जब तक बच्चे ने पूरा A to Z ढंग से ना पढ़ रखा हो तो उससे मीनिंग क्लियर ना हो। क्योंकि अगर इतना आसान बना दिया जाएगा तो हर कोई वकील, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन जाए और आम आदमी को लॉ समझ में ना आने लगे, उसे वकीलों की और सीए की जरूरत पड़ती रहे, वो इसलिए टेक्निकल बनाया जाता है। ये काम ये शुरुआत में भी लिख सकते थे लेकिन जानबूझ के नहीं लिखा। तो डीम्ड डिविडेंड नॉट टू इंक्लूड फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज C and D above any distribution to shareholder on liquidation or reduction of capital or the company's
in respect of any share issued for full cash consideration whether the holder of the share is not entitled in the event of liquidation to participate in the surplus asset distribution to the preference शेयर होल्डर। जानबूझ के इन्होंने ऐसी लैंग्वेज ड्राफ्ट की है कि समझने में थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़े। लेकिन हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो आप 222C एंड 222D में प्रेफरेंस शेयर होल्डर शामिल नहीं करेंगे। हेडेड क्लियर। इसी तरीके से एक कंपनी एक्ट में सेक्शन 77 कैपिटल है बाईबैक का, उसके कुछ रूल्स हैं। तो अगर कंपनी कभी भी बाईबैक करेगी यानी कि अपने शेयर खरीदेगी तो उसे रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं माना जाएगा और डीम्ड डिविडेंड टैक्स नहीं लगेगा अगर बाईबैक के प्रोविजन उसने माने हैं। बाईबैक में भी क्या होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ही होता है, आप शेयर होल्डर का पैसा वापस कर रहे हैं। लेकिन जो स्कीम बाईबैक की है अगर उसे फॉलो किया गया, अगर बाईबैक के नाम से आता है तो इट विल नॉट कवर्ड अंडर एक्शन 222D। तो एनी पेमेंट made by a company on purchase of its own share from a shareholder in accordance with provision of section 77A of the Companies Act 1956. Is it clear to all of you? देखिए एक चीज और मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, आप जो महसूस कर रहे होंगे ये चीज, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे इंटरेस्ट भी बहुत आएगा कि उसकी नॉलेज किस लेवल पर धीरे धीरे करके पहुंच रही है और वो बाकी बच्चों से अलग कतार में खड़ा होगा। लेकिन एक महसूस कर रहे होंगे चीजें टेक्निकल होती जा रही हैं। टेक्निकल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आपने सीली चैप्टर पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, जो चीज जहां पढ़ते थे बस वहीं सोचना है आपको। अब क्या है, टेक्निकल केवल इतना है कुछ चीजों में, अभी कैपिटल गेन पूरा चैप्टर कर लिया, वहां दिक्कत नहीं आई होगी आपको। यहां क्या है यार, कभी हम किसी चैप्टर में चले जाते हैं, कभी किसी और चैप्टर में चले जाते हैं। तो नॉलेज इसी का नाम है कि आप चीजों को लिंक करें और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपको। ये खाली टैक्स और लॉ की बात नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट में है ये चीज। वास्तव में अगर पढ़ने पर आए तो हर एक सब्जेक्ट में है ये चीज। जब भी क्वेश्चन फंसा हुआ आता है तो क्वेश्चन फंसे हुए को उसी को कहते हैं कि आपको क्वेश्चन समझने में कई सारे चैप्टरों की नॉलेज काम में आनी मतलब आ सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। पूरा कैपिटल गेन हमने निपटा लिया तो हम कभी ये नहीं कहा कि जैसा आपने सैलरी चैप्टर में पढ़ा, हमने ये नहीं कहा कभी आपने जैसा आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा, कोई लिंक नहीं है। लेकिन जब भी लिंक आएगा चीज किसी चीज का भी तो थोड़ा सा परेशानी लाजमी है होना, लेकिन जरूरी है और वहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बता दीजिए मुझे। अगर यहां तक क्लियर हो गया हो आपको तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज सेक्शन 222E, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने भी वेरी लगा दूं उतना ही कम है, कितने भी वेरी लगा दूं उतना ही कम है। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेक्शन 222E से, अलग से भी। अलग तरह का कॉन्सेप्ट लॉ मेकर्स लेके आए हैं, बड़े परेशान हो गए थे। 222A बना दिया, उससे बाहर निकलने के लिए 222B का सारा लोग मानने लगे, तो फिर 222B भी बनाया, C भी बनाया, D भी बनाया। अभी भी देखा इन्होंने कि मेलाफाइड इंटेंशन होती है कुछ कंपनियों की, वो काम तो कुछ कर रही हैं लेकिन दिखला कुछ और रही हैं। अब क्योंकि लॉ में जो चीज देखी जा रही है आप उसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जबकि इंटेंशन के ऊपर तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप कि वास्तव में ऑब्जेक्टिव क्या था इनका। जो है वो आपके सामने। सर पहेलियां मत बुझाइए, आप बता दीजिए क्या है। देखिए, कंपनी अपने शेयरहोल्डर को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करे वो डिविडेंड है, टैक्स लगाना है। गवर्नमेंट का सीधा सीधा पर्पज है कि हमें टैक्स दीजिए, हमें जरूरत है पैसे की। अब हर एक कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स बचाने के तरीके ढूंढता है। प्राइवेट कंपनी घर घर की है, सभी जानते हैं। जो 222A B C D के प्रोविजन है प्राइवेट पब्लिक दोनों पे लगते हैं। 222E प्राइवेट कंपनी पे लगता है। तो लॉ मेकर्स ने देखा कि
प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, टैक्स बचाने के पर्पज से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती बल्कि लोन देती हैं अपने शेयर होल्डर को। अब लोन की अपने घर की बात है, जब हो तो चुका दीजिएगा, नहीं चुकाएंगे कोई बात नहीं, बैलेंस शीट में चलता रहेगा लोन, क्या फर्क पड़ता है। आप सोचिए, वास्तव में कोई हेडक थोड़ी है। अपने घर की अगर लोन है तो वास्तव में अगर कोई चीज लोन नहीं है, केवल आप दिखला रहे हो, है तो वो चीज डिविडेंड, लेकिन आपको पता है डिविडेंड के नाम से दोगे तो टैक्स लग जाएगा, तो आप लोन के नाम से दे दीजिए, टैक्स से आप बच जाएंगे। तो लॉ मेकर्स ने लोन को भी डीम्ड डिविडेंड मान लिया है, लेकिन ये केवल प्राइवेट कंपनी के केस में किया है। उन्होंने पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा हो पाना संभव नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी पब्लिक कंपनी डिविडेंड को लोन के रूप में नहीं दे सकती है, कर नहीं पाती है, तो वहां पर इन्होंने इस तरह की जो डेफिनेशन है नहीं बनाई है, लेकिन 222E सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में लगाई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार केस आ जाता है पेपर में। एनी पेमेंट बाय ए कंपनी अदर देन ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी कि अदर देन पब्लिक कंपनी। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी, पहले ये कह दिया, फिर कह दिया अदर देन ए कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड रहती है, तो पब्लिक इंटरेस्ट रहती है पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नहीं रहती। तो लिखने के लिए ये भी कह सकते थे एनी पेमेंट बाय प्राइवेट कंपनी, लेकिन नहीं लिखेंगे, उल्टे सीधे तरीके से कानून को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऑफ एनी सम वेदर एज रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी और अदरवाइज बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। एक अंतर यह आ गया कि यहां पर जो आप एक्सटेंट देखेंगे, यानी कि किस सीमा तक ये डीम्ड डिविडेंड है, उसमें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट शामिल नहीं होंगे भाई, उसमें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट शामिल नहीं होंगे। इज इट क्लियर? सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अदर देन कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की सीमा तक ही आप इसे डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। माना लोन दिया जा रहा है 5 लाख रुपए का, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इस पर्पज के लिए 3 लाख रुपए, तो पूरा 5 लाख डीम्ड डिविडेंड नहीं है, केवल 3 लाख रुपए ही डीम्ड डिविडेंड है। क्या सारे शेयर होल्डर को? सर नहीं, ऐसा भी नहीं है। एन इक्विटी शेयर होल्डर, यहां ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, यानी कि एक ऐसे शेयर होल्डर को, सपोज कीजिए ये कंपनी है सैमसंग लिमिटेड, सैमसंग लिमिटेड ये कंपनी है, समीर एक शेयर होल्डर है, समीर इज द शेयर होल्डर ऑफ 12% शेयर, इसके पास 12% शेयर है। सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड करना पड़ेगा मुझे पहले, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड है क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे लगता है। सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड गिव्ड लोन टू समीर, तो इट इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E बिकॉज बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। क्या कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दूसरा एक ऐसे शेयर होल्डर को लोन दिया जा रहा है जिसकी वोटिंग पावर, और इस पर भी अंतर है। अगर ओ डेफ में क्वेश्चन आता है तो बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर में भी अंतर होता है भाई, बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर में भी अंतर होता है। रजिस्टर्ड ओनर का मतलब होता है जिसके नाम रजिस्टर्ड है, और बेनिफिशियल ओनर होने का मतलब है कि वास्तव में उसका बेनिफिट, यानी कि रियल ओनर जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ओनर हो, केवल दिखलाने के लिए आपने किसी और के नाम लिए हो, लेकिन वास्तव में जो उसका फायदा है वो किसी और को पहुंचता हो। तो यहां पर हमें बेनिफिशियल ओनरशिप से मतलब है भाई, हमें रजिस्टर्ड तो पार्ट इज द रजिस्टर्ड ओनर,
लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, जल्दी से बताइए मुझे। फर्म होगी। पार्टनर इज द रजिस्टर्ड ओनर, लेकिन फर्म इज द बेनिफिशियल ओनर, यानी उस पर जो डिविडेंड वगैरह आएगा उसका बेनिफिट किसे पहुंचेगा, उसका बेनिफिट पहुंचेगा फर्म को। तो क्लियर है डिफरेंस कि रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर का। डेप्थ में करना जरूरी है कि क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी स्टेज तक जाके वो पूछ सकते हैं, वो कितनी भी गहराई तक आपकी नॉलेज चेक कर सकते हैं। ये जरूरी है आपको एक एक चीज का डिफरेंस लेना। जल्दी से मुझे बताइए कि क्लियर हो गया बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर का डिफरेंस। 10% जो वोटिंग पावर देखनी है ऑन द डेट ऑफ गिविंग लोन और एडवांस। ऐसा हो सकता है कि जो लोन दिया जा रहा हो, लोन दिया जा रहा है 1 जनवरी 2020 को, उस दिन समीर की परसेंटेज थी 9%, और 1 जनवरी 2020 के बाद उसने 15 फरवरी 2020 को उसने 3% शेयर और खरीद लिया। तो अगर समीर जिस दिन लोन दिया जा रहा है उस दिन वोटिंग पावर की परसेंटेज लेस देन 10% है, तो इस लोन को डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कि ये चीज क्लियर है या नहीं है। पहली क्लोज कवर क्लियर है या नहीं है। सेकंड देखिएगा, अब लोगों ने क्या करना शुरू किया जी, उन्हें पता है कि डायरेक्टली शेयर होल्डर को लोन देंगे तो पकड़े जाएंगे, डायरेक्टली शेयर होल्डर को लोन देंगे तो हम पकड़े जाएंगे। ये समीर है, ये समीर है, ये सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड है, और ये एनी कंसर्न है। एनी कंसर्न क्यों लिख रहा हूं मैं, ये फर्म भी हो सकती है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। कंसर्न का मतलब कोई भी हो सकती है। जो लोन देने वाली कंपनी है वो प्राइवेट ही होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 222 ही तभी लगता है, ठीक है ना। अब डायरेक्टली अगर समीर को लोन देंगे तो पता है कि डीम्ड डिविडेंड टैक्स में फंस जाएंगे। तो समीर की परसेंटेज तो मोर देन 10% होनी चाहिए, मोर देन 10% वोटिंग पावर होना चाहिए। किसक में, सैमसंग में। और सैमसंग लिमिटेड जो लोन दे रही है, लोन गिव्स टू एनी कंसर्न। लेकिन जब हमने देखा कि जिस कंसर्न को लोन दिया जा रहा है समीर की परसेंटेज वहां पे 20% और मोर है, अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तुम डायरेक्टली समीर को लोन नहीं दे रहे, तुम किसी और को दे रहे हो, किसी भी कंसर्न को, वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं तो गलती करेंगे आप। जो लोन जिसे दिया जा रहा है वो पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कोई भी कंसर्न हो सकती है। लेकिन उसमें हमारे शेयर होल्डर जो कि जो 10% और मोर वाला है, उस कंसर्न में 20% और मोर है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन फंस गया तो ऐसी कंसर्न को लोन देना भी क्या है, डीम्ड डिविडेंड है अंडर एक्शन 222E। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा ये क्लियर है या नहीं है। एनी कंसर्न इन विच such shareholder holding not less than 10% voting power is a member or a partner and in which he has a substantial interest that is holding 20% voting power, 20% share in the concern। देखिए जी, लोन जो दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है 1 अक्टूबर 2020 को, और दिन समीर की जो कंसर्न है, फर्म है या पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें थी 19%। लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, जिस भी हम फाइनेंशियल की बात करें 2021 चल रहा है, इसके बाद 15 दिसंबर 20 को इसने 5% शेयर होल्डिंग और एक्वायर कर लिया। फर्म है तो फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्वायर कर लिया। अब बताइए, यानी कि लोन वाले दिन तो इसका 20% से कम था, लोन वाले दिन तो इसका 20% से कम था, लेकिन लोन देने के बाद आपका 20% से ज्यादा हो गया, तो क्या लोन देना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है मेरा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा इस केस में? जल्दी से बता दीजिए, इस केस में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आंसर आ रहा है नो सर। मैंने ऐसे ही नहीं पूछा क्वेश्चन को, आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है नीचे।
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स होल्डिंग मिनिमम और 20% ऑफ वोटिंग पावर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हर चीज की एक डेफिनेशन है, यहां पढ़नी जरूरी है, इसलिए मुझे पढ़ानी पड़ रही है कि जो भी लेवल है उससे हम 10% फालतू लेके चलें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। जहां जरूरी नहीं होते हैं तो वो मैंने नहीं पढ़ाया है आपको जानबूझ के, लेकिन इससे ये एहसास जरूर हो रहा होगा आपको कि जब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हर चीज की एक डेफिनेशन है, हर चीज की एक डेफिनेशन है। तो देखिए, जब बात करते हैं कि जो कंपनी लोन दे रही है उसमें 10% और मोर होना चाहिए, वो किस दिन देखना है हमें? क्या वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देखना है या ऑन द डेट ऑफ गिविंग द लोन देखना है? तो वो तो देखना है ऑन द डेट ऑफ गिविंग द लोन, वो तो देखना है ऑन द डेट ऑफ गिविंग द लोन। समझ में आ गई ये बात आपको? वो तो देखना है ऑन द डेट ऑफ गिविंग द लोन। लेकिन क्या वो जिस कंसर्न को लोन दिया जा रहा है उसमें इस वाले शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं देखना, 20% और मोर जो देखना है, वो कब देखना है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि ऑन द डेट ऑफ गिविंग द लोन कम हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसने बढ़ा लिया अपना 20% और मोर कर लिया, तो ये एक सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा 222E का। एक चीज और ध्यान रखिएगा और बारीकी इसमें, और वो लास्ट है, बस इससे ज्यादा गहराई नहीं है, फिर वो लास्ट है। जिस दिन लोन दिया जा रहा है, जिस दिन लोन दिया जा रहा है यानी कि 1 अक्टूबर 2020 को, उस दिन समीर इस कंसर्न में पार्टनर ही नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड आते आते इसने एकदम छलांग मारी और इस कंसर्न में मोर देन 20% की पार्टनरशिप प्राप्त कर ली, मोर देन 20% की पार्टनरशिप प्राप्त कर ली। अब बताइए आप कि ये लोन देना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये लोन देना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? प्लीज क्लियर कीजिए मुझे, ये लोन देना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो मनीषा कह रही है माना जाएगा, और मेरा आंसर है नहीं माना जाएगा। एक्चुअली जिस दिन लोन दे रहे हैं उस दिन पार्टनर तो आप जरूर होने चाहिए, या आप अगर कंपनी को लोन दे रहे हैं तो उस दिन शेयर होल्डर तो होने चाहिए, बट जो 20% और मोर वाली बात है वो आप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उस दिन शेयर होल्डर कंसर्न में है ही नहीं या पार्टनर ही नहीं है फर्म में, तो तब ये रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज को पढ़िए, एनी कंसर्न विद सच शेयर होल्डर, सच शेयर होल्डर का मतलब है जिसकी 10% है, इज ए मेंबर और ए पार्टनर, यानी कि जिस कंसर्न को लोन दिया जा रहा है उस दिन मेंबर या पार्टनर तो हो, एंड विच एज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग 20%, उस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को बता रखा है कि वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आ सकती है, लेकिन मेंबर या पार्टनर तो जिस दिन लोन दिया जा रहा है उस दिन आप होने ही चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या क्लियर है कि कौन सी चीज कब आपको देखनी है। और मैं बार बार जो रिवीजन पर कहता हूं कि रिवीजन आपको करने हैं, देखिए साथ के साथ समझ में आना अलग चीज है, लेकिन ये रिटेन भी, ये जो बारीकी बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं, ये आपको पेपर तक रिटेन रखना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। एक लास्ट क्लोज, थर्ड क्लोज, इसमें क्या है, ये तो सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड है, चलिए ये समीर है भाई। जब कंपनी प्लानिंग करती है कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आ जाता है, सारे अमेंडमेंट को खत्म करने के लिए कंपनी दोबारा प्लानिंग करती है। उन्होंने देखा कि मैं अगर समीर को डायरेक्टली लोन दे देती हूं, ये 10% और मोर वाला है, 10% और मोर वाला है, इसलिए मैंने हर जगह नाम सेम रखा है इसका, जिससे आप कंफ्यूज ना रहे। हम डायरेक्ट लोन देते हैं तो दिक्कत है, किसी और को देते हैं तो दिक्कत है, बशर्ते कि वो कॉम्बिनेशन हो जाए। तो क्या किया, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड किसी मोंटी को लोन देती है। मोंटी का कोई सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड में कोई ऐसा कुछ नहीं है, इंडिविजुअल को लोन देती है। कोई बात नहीं, हाई लोन देना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने तहकीकात की
तो मोंटी ने समीर को लोन दे रखा है भाई, ये मोंटी ने समीर को लोन दे रखा है। जब आप एक ऐसी कंसर्न को लोन देते हैं जिसमें इसका 20% मोर है, तो कंसर्न समीर को ये फंड ट्रांसफर करे ऐसा जरूरी नहीं है। बस ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए तो हम डिमडिमेंट मान लेंगे। लेकिन अगर कंपनी ने, सैमसंग ने किसी और को लोन दिया, यहां पे जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली हो, वो भी कोई एनी पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हमने देखा कि ये फंड का यूटिलाइजेशन समीर के बेनिफिट में कर रहा है, तो थर्ड पॉइंट लग जाएगा, ऐसे डिमडिमेंट माना जाएगा। लेकिन थर्ड पॉइंट तभी लगेगा जब ये तहकीकात करके पता लगे कि फंड का यूटिलाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ समीर हो रहा है, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो एनी पर्सन, ऊपर से जो हेडिंग चल रही है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन देती है टू किसे, एनी पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ, सीधे एनी पर्सन से पढ़ोगे तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। यानी कि ऊपर की जो आपको लाइनें हैं जो पिछले पेज पर हमने पढ़ी थी वो तो पढ़नी पड़ेंगी ना। एनी पेमेंट बाय द कंपनी टू, या तो III में तो ये लिखा हुआ है किसे लोन दिया जा रहा है, तो टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ एनी सच शेयरहोल्डर। सच शेयरहोल्डर का मतलब समीर है यहाँ पे 10% मोर वाला। सच शेयरहोल्डर हियर मीन ए शेयरहोल्डर हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग पावर। तो जल्दी से बताइएगा कि क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताइएगा कि इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। क्लियर है? तो ये सेक्शन 222E खत्म होने की तरफ है, लेकिन मैं चाहूंगा, अभी खत्म हुआ नहीं है अभी, क्योंकि और थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन अगर वो डेप्थ में जाता है इंस्टीट्यूट हमारा, तो वो पूछे जा सकते हैं आपसे, MCQ में बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं और वह न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं। तो पहले आप इतना कर लीजिएगा इसको, और उसके बाद एक क्लास और लगा देंगे हम, आपके पूरा टाइम तो नहीं लगेगा, तो ज़्यादा अच्छा तभी है कि आप पहले से रिवाइज कर लीजिए, और फिर हम एक क्लास और लेंगे इसकी, और उस क्लास में से निपटाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, खत्म हो ही जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।